हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी नई वीडियो पढ़ें उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़े थे फार्मास्यूटिक्स, तो फार्मास्यूटिक्स हमने जितने भी टॉपिक थे उसके सारे कवर किए थे। फार्मास्यूटिक्स किसे कहते हैं, डोजेज फॉर्म कौन कौन से हैं, जिसमें हम बताए थे आपको हमारे 3 डोजेज फॉर्म होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, और उन तीनों के भी हम लोगों ने डिफिनेशन और बाकायदा एग्जाम्पल के साथ स्टडी किया था। फिर हम लोग पढ़े थे आईपी, जिसको हम कहते हैं इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया हम लोग पढ़े तो उसके एडिशन वो कब पब्लिश किया गया था, किसकी चेयरमैनशिप में पब्लिश हुआ था और उसके कितने मोनोग्राफ थे। ठीक है, और उसके वॉल्यूम कितने थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें कवर की थी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा था ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़े कि वो किस सन में दिया गया था, उसके एडिशन क्या थे, उसमें कितने मोनोग्राफ थे, वो भी सारी चीज़ें हम लोग कवर किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूएसपी पढ़ा था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थ्योरी बेस पे पढ़ ली थी। अब हम उसके देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हमारा जो पहला इंडियन फार्माकोपिया है वो किस सन में पब्लिश हुआ था। तो सही आंसर है 1955। अब मान लीजिए अगर इसका अगला एक क्वेश्चन पूछ ले कि जो थर्ड एडिशन फार्माकोपिया हमारा जो था आईपी, वो कब पब्लिश हुआ था। तो आपको पता है कि जो हमारा पहला था 1955 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, दूसरा जो था 1966 में पब्लिश हुआ था और जो हमारा तीसरा था वो 1985 में पब्लिश हुआ था। ये तो हमारे इस पे 3 क्वेश्चन हो गए। अगर यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से पूछ ले कि जो हमारा जो फर्स्ट एडिशन था इंडियन फार्माकोपिया वो किसके चेयरमैनशिप में दिया गया था, तो हमारा जो पहला एडिशन था आईपी वो डॉक्टर बीएन घोष, इनके चेयरमैनशिप में हमारा पहला ब्रिटिश फार्माकोपिया दिया गया था। ठीक है, इन्होंने कितने वॉल्यूम दिए थे, इन्होंने टोटल 4 वॉल्यूम दिए थे। ठीक है, सॉरी, इन्होंने टोटल 1 वॉल्यूम दिए थे। 4 वॉल्यूम तो हमारा जो ऑरेंज कलर की बुक थी जिसे हम 8वां एडिशन कहते हैं, डॉक्टर सीके मिश्रा जी ने दिया था, उसमें 4 वॉल्यूम थे। बाकी जो पहला हमारा था, दूसरा था, उन सब में 1 वॉल्यूम थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन, ये इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो ब्रिटिश फार्माकोपिया था वो पहला एडिशन कब पब्लिश किया गया था। तो हमारा जो पहला एडिशन बीपी का था वो 1864 में पब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, ये कह रहा कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा है जो यूनिट डोजेज फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन जो हमारे हैं वो यूनिट डोजेज फॉर्म नहीं है। पहला हमारा आंसर है टैबलेट। ठीक, टैबलेट, क्या टैबलेट हमारा यूनिट डोजेज फॉर्म नहीं है। हम लोगों ने जब डोजेज फॉर्म पढ़े थे तो उसमें हमारा यही पहला डिफिनेशन ही था कि दीज टैबलेट आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। जैसे कि हम अगर पैरासीटामॉल लेते हैं 500 mg, तो उसका क्या है, ये कि उसका यूनिट है। अगर एक गोली हम पीसीएम का लेंगे, ठीक है, तो हमने 500 mg जो हमारा एपीआई है उसको हमने इनटेक किया। ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा यूनिट हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, सपोजिटरी। ठीक है, सपोजिटरी जो एक तरीके का हमारा रेक्टल कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब रेक्टल कैविटी के थ्रू दिया जाता है। ज़्यादातर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी हम रेक्टल कैविटी द्वारा ही हम उसको देते हैं। ठीक है, जिसको रेक्टल सपोजिटरी के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये भी क्या है, हमारा एक यूनिट डोजेस फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि नॉट ए यूनिट डोजेस फॉर्म, जो यूनिट डोजेस फॉर्म ना हो, ठीक है। अब हमारा सेकंड थर्ड क्या है, पैलेट्स। पैलेट्स क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं पैलेट्स क्या है। तो पैलेट्स हमारा क्या होता है, ये स्मॉल स्टेराइल टैबलेट ही होते हैं जिसको हम यूज करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। मान लीजिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि मान लीजिए वो जिनको अल्जाइमर की समस्या होती है, कि भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। उनको अगर हम कहेंगे कि ये सुबह खाना है, ये दोपहर में खाना है, ये शाम में खाना है, तो वो चीज़ों को बराबर याद नहीं रख सकते कि हमको कौन सी टेबलेट किस टाइम पे खानी है। वो भूल जाएंगे, जिससे जो उनकी बीमारियां हैं उनको हम दवा के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ऐसे पेशेंटों के लिए हम पैलेट्स बनाते हैं, मतलब ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो शरीर में इम्प्लांट कर दिए जाएं, ठीक है। जब शरीर में इम्प्लांट कर दिया जाएगा तो वो प्रोलॉन्ग रिलीज ड्रग होती हैं, कि मतलब वो धीरे 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 जितना डोज हमको चाहिए उस डोज के हिसाब से वो ड्रग बॉडी में रिलीज होती रहती हैं और अपना एक्टिविटी दिखाती रहती हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब क्या है, पाउडर। पाउडर जो हमारा होता है ये एक यूनिडोजेस फॉर्म नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर सही है वो होगा हमारा पाउडर, ठीक है। ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोफेजिक लिक्विड आर। देखिए जब हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म पढ़ रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि उसमें हमारे ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, एक होता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। तो जो हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं ये एक सिंगल कंपोनेंट के बने होते हैं, ठीक है। और जो हमारे बाईफेजिक होते हैं वो दो या दो से अधिक, 2 और मोर कंपाउंड मिलकर के उसमें बने होते हैं। तो इसमें हमारा बताना है कि मोनोफेजिक लिक्विड्स आर, पहला ऑप्शन है सस्पेंशन। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंशन हम आपको बताए थे कि सस्पेंशन है क्या, ठीक है। सस्पेंशन ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इसको जो हमारा सॉलिड पार्टिकल होता है ये इमिसिबल होता है, मतलब ये मिक्स नहीं होता है। इसको मिक्स करने के लिए हम क्या करें, सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। जो हमारा वाटर होता है और सॉल्यूट होते हैं उनको मिक्स करने का काम करता है। और ये जो हमारा सस्पेंशन होता है ये दो टाइप का होता है, एक फ्लोकुलेटेड होता है और दूसरा डीफ्लोकुलेटेड होता है। जो फ्लोकुलेटेड होता है क्या है, ये गुच्छे के रूप में सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो डीफ्लोकुलेटेड होता है ये सिंगल रहता है, ये गुच्छे के रूप में नहीं रहता है, ठीक है। और ऊपर इसका हमारा क्या होता है, वाटर या सॉल्यूशन होते हैं। तो देखेंगे जब भी हम सस्पेंशन दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कि इसको जब भी पिए तो इसको थोड़ा सेक करके, मतलब बॉटल को अच्छे से हिला लें, ताकि जो हमारी जो एपीआई है, जो दवा है, उसमें अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है। तो ये हमारा मोनोफेजिक लिक्विड्स नहीं है, ठीक है। इमल्सन, इमल्सन भी हमारा वही होता है, ये भी दो या दो से अधिक कंपाउंड से, अधिक एपीआई से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं इमल्सन होते हैं ये इमिसिबल होते हैं। इमल्सन भी हमने बताया था कि हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ऑयल इन वाटर होता है, ठीक है, एक वाटर इन ऑयल होता है। ऑयल इन वाटर जो होता है उसमें ऑयल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और जो वाटर इन ऑयल होता है उसमें वाटर की मात्रा अधिक होती है। और आपको पता है कि वाटर और ऑयल कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो इसको मिक्स करने के लिए हम इसमें भी एक एजेंट यूज करते हैं। जैसे सस्पेंशन को मिक्स करने के लिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट यूज कर रहे थे, उसी प्रकार अगर इमल्सन को आपस में मिक्स करना है तो हम इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। जब इमल्सीफाइंग एजेंट यूज करेंगे तो हमारा जा करके इमल्सन बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये भी बाईफेजिक लिक्विडोजेस फॉर्म है। अब हमारा आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन यही सही होगा, क्योंकि हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो मोनोफेजिक लिक्विडोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा क्या है, द नंबर ऑफ नेवली एडेड मोनोग्राफ इन इंडियन फार्माकोपिया 2022, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो हमारा आईपी है 2022 वाला इंडियन फार्माकोपिया है, उसमें कितने मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो हम बता दें कि उसमें हमारे 92 यानी 92 मोनोग्राफ न्यू ऐड किए गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हमारे 92 मोनोग्राफ्स हैं। ठीक है, जो आईपी 2022 में ऐड किए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मतलब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया क्या है। तो इसको दिया किसने था, इसको दिए थे विलियम मार्टिनेल। ठीक है, विलियम मार्टिनेल जी ने हमारा एक्स्ट्रा फार्माकोपिया दिया था, जिसे हम मार्टिनेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आल्सो नोन एज मार्टिनेल। ठीक है, तो हमारे क्या आंसर हो जाएगा, मार्टिनेल सही हो जाएगा। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया यूजेस, तो इंडियन फार्माकोपिया हम किस रूप में यूजेस करते हैं। तो हमने बताया था हमारा इंडियन फार्माकोपिया दो टाइप का होता है, एक होता है मैट्रिक, एक होता है डीमैट्रिक्स। इसको हम या तो कम ऑफिशियल कॉम्पेंडिया बोलते हैं या तो नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया। तो जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो ऑफिशियल कॉम्पेंडिया में यूज होता है या मैट्रिक्स में यूज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैट्रिक सिस्टम। और यहाँ पर क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन ने वाला, च्यवनप्राश इजे, मतलब ये कह रहा है कि च्यवनप्राश क्या है। अब च्यवनप्राश सभी के घरों में होगा, जो उनके मम्मी पापा बुजुर्ग होंगे वो लोग च्यवनप्राश खाते होंगे और अक्सर सभी लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, उसको खाया भी होगा। तो ये पूछ रहा है जो हमारा च्यवनप्राश है वो क्या है। तो ऑप्शन हमारा है सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, नन ऑफ द एबव, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा च्यवनप्राश है बता दें हमारा क्या होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे, क्या ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है। जी नहीं, च्यवनप्राश हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म कभी होता ही नहीं है। ठीक है, क्या इसको हम चबा के खाते हैं, कूच के खाते हैं। अगर हम इसको चबा के कूच के नहीं खाते तो हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म कैसे होगा। जाहिर सी बात है कि तुरंत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा टैबलेट होता है, कैप्सूल्स होते हैं, पाउडर। तो च्यवनप्राश हमारा ना तो टैबलेट है, ना कैप्सूल है और ना ही पाउडर है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड वाला है लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो क्या च्यवनप्राश को अगर मान लीजिए हम थाली में रखें या टेबल पर रखें तो क्या वो फ्लो करेगा। लिक्विड वही होता है जिसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर कोई चीज़ फ्लो कर रहा है यानी बह रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लिक्विड बोलेंगे। लेकिन क्या च्यवनप्राश फ्लो करेगा, फ्लो करने की प्रॉपर्टी उसके अंदर है, उसके अंदर फ्लो करने की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो दूसरा वाला सही होगा, हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म च्यवनप्राश होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेडियंस यूजुअली कंटेंट्स। सबसे पहले तो हमें जान लें कि हमारा ये कोलेडियंस होता क्या है। ठीक है, कोलेडियंस कहते किसे हैं। तो जो हमारा कोलेडियंस होता है ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है ईथर और अल्कोहल। लेकिन जो हमारे ईथर अल्कोहल होते हैं वो किसमें मिक्स किए जाते हैं, ऐसे कौन से कंटेंट यूज होते हैं उसको मिक्स करने के लिए। क्या उसमें नाइट्रोसेलुलोज यूज होता है, या मेथाइल सेलुलोज यूज होता है, या केवल सेलुलोज यूज होता है, या कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज होता है। ठीक है, तो हमें कोलोडियंस को जानना जरूरी है कि कोलोडियंस है क्या। तो कोलोडियंस क्या है, कोलोडियंस इज ए ईथर एंड अल्कोहल इन द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। ठीक है, यानी जो हमारे कोलोडियंस होता है ये नाइट्रोसेलुलोज से मिक्स किया जाता है या मिलके बनता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नाइट्रोसेलुलोज। मेथाइल सेलुलोज ये भी गलत हो जाएगा, ये सेलुलोज ये भी गलत हो जाएगा, ये कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, इसको हम एक तरीके से लुब्रिकेंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोगों को कभी आँख वाले डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप अगर बताते होंगे कि सर हम ज़्यादा टाइम फ़ोन चलाते हैं या सिस्टम पे काम करते हैं तो हमारी आँखें क्या हो जाती हैं, ड्राई होने लगती हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर फ़ोन देख रहे हैं या सिस्टम पे यूज कर रहे हैं
तो आपकी आंखें क्या होने लगती हैं, ड्राइनेस होने लगती हैं, ठीक है, ड्राइड होने लगती हैं, जिससे क्या होता है, वो हमें हेडेक होने की समस्या हो जाती है। तो जब ऐसी कंडीशन होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट देते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट का काम क्या है, लुब्रिकेंट एक प्रकार का हमारे टीयर होते हैं जो आंसू हमारे बनते हैं। तो आंसू का काम क्या है, हमारी आँखों को नम ही रखना, ठीक है, आँखों को नम रखना। तो उसमें क्या होता है, जो उसमें एपीआई मिला होता है, उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है, ठीक है। हमारे किसी से कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है, जो हमारा एडल्टियर के नाम से भी मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो मिथाइल सेलुलोज भी हमारा एक प्रकार का लुब्रिकेंट ही है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों लाइक करना भूलें ना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही बेहतर क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10th वाला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड इन ईयर ड्रॉप एज। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, और ये जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये सारे जो टॉपिक हम लोग पढ़ाए हैं, अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को वीडियो को नहीं पढ़ा है तो वीडियो करके हम चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अगर आप वीडियो थ्योरी देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो ये आजकल की क्या है कि हम लोग को एमसीक्यू तो करा देते हैं, लेकिन जो उसके थ्योरी है वो लोग नहीं करवाते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ाने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसके लिए में पैसे देने पड़ते हैं, तब थ्योरी पढ़ने मिलता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक हम थ्योरी ही नहीं जानेंगे तब तक हम एमसीक्यू कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हम थ्योरी है इसकी, हम फार्मास्यूटिक्स के जो 2-3-4 टॉपिक हैं उनकी जा करके हम सबसे पहले थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद ही हमें ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। देखेंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इज यूज इन ईयर ड्रॉप। जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल होते हैं एक किस में यूज होते हैं, ईयर ड्रॉप में यूज होते हैं, लेकिन किस फॉर्म में यूज होते हैं। जो हमारा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है ये क्या प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, नहीं। जब हम उसको कान में यूज कर रहे हैं और ड्रॉप के रूप में यूज कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव का कोई रोल ही नहीं है उसमें। अरे हमको किसी चीज़ को बचा करके थोड़ी रखना है, किसी चीज़ को सेफ थोड़ी रखना है, तो जाहिर सी बात है ये गलत हो जाएगा। अब देखेंगे एडिटिव इसका तो कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है। ये तो पूछ रहा है कि यूज इन ईयर ड्रॉप एज मतलब किस प्रकार वो यूज हो रहा है। और जो तुम्हारा फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, क्या ये हमारे सब सही हैं, जी नहीं, केवल इसमें हमारा क्या है, सॉल्वेंट सही है। अगर आप लोगों ने जब ये कभी भी अपने कानों में ड्रॉप डाले होंगे, जैसे कि जेंटा कार्ड डी आता है और भी तमाम ड्राफ आते हैं, टोब्रामाइसिन आती है, ठीक है, टोब्राजेट के नाम से, तो ये सब चीज़ें हम क्या कहते हैं, ईयर में यूज करते हैं, ठीक है। ईयर ड्रॉप में यूज करते हैं तो कैसा होता है कि हमारा प्रिजर्वेटिव होता है, एडेटिव्स होता है, या सॉल्वेंट होता है। देखेंगे हमारे क्या होता है, सॉल्वेंट, यानी उसमें जो हमारे जो ड्रॉप में होते हैं उसमें क्या लिक्विड होता है, यानी सॉल्वेंट होता है, जो हम ईयर में डालते हैं, किसके थ्रू, ड्रॉपर के थ्रू, ठीक है। ड्रॉपर की मदद से हम ईयर ड्रॉप को कान में डालते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सॉल्वेंट सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लोजेंजस आर सॉलिडोजेस फॉर्म इंटेंड फॉर। ये जो हमारे लोजेंजस है, सबसे पहले तो हमें जान लें हमारे लोजेंजस है क्या, इसका काम क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा होगा कभी कभी यूज भी किए होंगे कि जो लोजेंजस होता है ये हमारा ज़्यादातर एंटीसेप्टिक्स होते हैं, और इसका यूज हम कफ रिलीफ में भी करते हैं, ठीक है। यदि अपने घर में किसी को खांसी आती होगी, कफ आता होगा, तो देखे होंगे कि लोजेंजस का हम टेबलेट लेते हैं, ठीक है, जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो टैबलेट ही होगा, ठीक है, या तो टैबलेट हो गया तो कैप्सूल होगा, ठीक है। तो लोजेंजस हमारा सबसे बेहतर होता है खांसी के लिए, ठीक है। अगर किसी को कफ आ रहा है तो उसको उसमें बहुत ही बेहतर रिलीफ देता है, हम इसे कफ रिलीफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस पर कफ के रिलीफ वाले के लिए,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि लोजेंजेस आर सॉलिड डोजेस फॉर्म इंटेंड फॉर, मतलब वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है, ठीक है, उसका रोल क्या है, वो क्या फास्ट रिस्पॉन्स देता है, फास्ट एक्शन का देता है, या स्लो डिसइंटीग्रेशन है, या स्लो डिसोल्यूशन है, या नन ऑफ द एबव, या इसमें से कोई नहीं। तो लोजेंजेस जो हमारा होता है क्या होता है, लोजेंजेस मान लीजिए हमारे एक टैबलेट है, ठीक है, इसको मान लीजिए हमने माउथ के थ्रू इनटेक किया, ठीक है। तो इसका काम क्या है, क्या हमने इसको माउथ में लिया और ये तुरंत फास्ट डिजॉल्व हो करके तुरंत अपना एक्शन शो करने लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो जल्दी आसानी से थोड़ी घुलती हैं, ठीक है। जैसे अब हमने मान लीजिए यहाँ पानी ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया वाटर। अब इसमें हम मिश्री या चीनी डालेंगे तो क्या इसको हम इसमें डालेंगे तुरंत तो डिजॉल्व हो जाएगा? जी नहीं, वो तुरंत डिजॉल्व नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोजेंजेस जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और इंटेंड करते हैं कैसे, तो फास्टर एक्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब देखेंगे स्लो डिसइंटीग्रेशन, ठीक, क्या ये स्लो डिसइंटीग्रेशन होते हैं? देखिए इसमें हमारा जो डिसइंटीग्रेशन है और डिजोल्यूशन है, ठीक है, ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का अगर हिंदी हम देखेंगे तो दोनों का विघटन ही होता है, ठीक है। हमारा जो डिसइंटीग्रेशन है और डिजोल्यूशन है, इन दोनों का मतलब होता है कि विघटन, ठीक है, टूटना, ठीक है, इनके मतलब होता है टूटना। लेकिन इसमें जो सबसे मेन डिफरेंट है, अंतर है इन दोनों के बीच में, वो क्या होता है कि ये जो हमारा होता है ये हम फिजिकली टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और ये हमारा केमिकली टेस्ट परफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होने में वो क्या करता है, जो हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं वो एक स्मॉल पार्टिकल्स में टूट करके सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा डिजोल्यूशन होता है, इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है या सॉलिड चीज़ें होती है, जैसे टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, तो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, यानी उसकी एक भी पार्टिकल या कण नहीं होते हैं उसमें, ठीक है, वो पूरी तरीके से सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। जबकि डिसइंटीग्रेशन में थोड़े थोड़े पार्टिकल उसके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। पर जो हमारा लोजेंजेस टेबलेट है ये तो पूरा डिजॉल्व होना चाहिए ना, क्योंकि मान लीजिए माउथ में लेंगे तो इनटेक करेंगे इसको, ठीक है, स्टमक में जाएगा, तो ये क्या करता है, स्लो स्लो डिजोल्यूशन होता है, मतलब अचानक से नहीं कि तुरंत लिए तुरंत डिजॉल्व हो गया, तो क्योंकि टेबलेट है तो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, तो स्लो डिसइंटीग्रेशन गलत हो जाएगा, स्लो डिजोल्यूशन यही हमारा सही है। अभी हमने डिफरेंस बताया ना कि डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन, देखिए दोनों में स्लो है, स्लो डिसइंटीग्रेशन और स्लो डिजोल्यूशन। तो मान लीजिए कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का मतलब विघटन ही होता है, दोनों का मतलब टूटना ही होता है। तो हमने टेबलेट लिया तो टूट करके स्लोली डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन ये हमारा गलत होता है। जो हमारा सही ऑप्शन होता है स्लो डिजोल्यूशन। ये तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे जब हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता हो, ठीक है। जब डिफरेंस पता रहेगी तो हम उसको आसानी से कर लेंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, जो हमारा जो तीसरा एडिशन फार्माकोपिया है वो किस सन में पब्लिश किया गया था, तो हमारा 1985 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये किसके चेयरमैनशिप में हुआ था, तो डॉक्टर नित्यानंद जी के चेयरमैनशिप में, ठीक है। इन्होंने कितने वॉल्यूम दिए थे, इन्होंने टोटल 2 वॉल्यूम दिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउथ वॉशेस आर आल्सो पॉपुलरली नोन एज, माउथ वॉशेस बहुत से लोगों के घर में ये लोग यूज करते होंगे। माउथ वॉशेस जो माउथ को क्लीन करने का काम करता है, अगर किसी के माउथ से स्मेल आती है, पायरिया हुआ हो या दर्द हो, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग इसमें जो जिसके माउथ से थोड़ा स्मेल आती है, मतलब बदबू आता है,
वो लोग ज़्यादातर माउथ वॉश यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि माउथ वॉश आल्सो पॉपुलर नोन एज, ये बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इसको हम किस नाम से जानते हैं? जो इसका पॉपुलेशन है, जो पॉपुलरिटी है, वो किस नाम से, वो किस मार्केट में किस नाम से फेमस है? जिसको हम क्लींजर्स बोलते हैं, ठीक है, ओरल क्लींजर्स बोलते हैं। ये हमारे माउथ वॉशेस होते हैं, ठीक है, जो जनरली सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, और सभी लोगों ने यूज किया होगा। सभी लोगों ने, फिर भी मैक्सिमम लोगों ने तो यूज किया ही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, ठीक है। द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए, कह रहा है कि द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है, ऐसे कौन सी ड्रगें होती हैं, कौन सी ड्रगें फार्मुलेटेड की जाती हैं जिनका जो बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो बहुत फास्ट होता है, मतलब मोस्ट रेपिड वो एक्शन शो करती हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है। अगर सबसे फास्ट पूछे तो हम जानते हैं आईवी, यदि कोई हम आईवी दे रहे हैं इंट्रावेनस, ठीक है, अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसका हमारा जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% रहता है, ठीक है। अगर हम उसको सॉल्यूशन देते हैं तो हमारा समझ लीजिए 85% से 90%, ठीक है। अगर उसको हम टेबलेट या कैप्सूल फॉर्म में देते हैं तो 50% या 75%, 50-75%, ठीक है। इतने मतलब देखिए, जो आईवी होता है वो हमारा डायरेक्ट किस में होता है? ब्लड में लगता है। तो पूरा उसका जो इतना भी बायोअवेलेबिलिटी है, ठीक है, जितना एक्शन हो सारे शो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिक्स होता है। लेकिन जो हम सॉल्यूशन से लेते हैं या ओरली टेबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, ये हमारे डिजॉल्व होके कुछ ब्लड में जाते हैं, तो कुछ किडनी या लीवर के थ्रू एक्सक्रीशन यानी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ परसेंट ही दवा हमारे बॉडी में यानी ब्लड में पहुंच पाती है, कुछ डिजॉल्व हो जाती है, तो कुछ टूट के किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है, तो कुछ पसीने के थ्रू निकल जाती है, और कुछ परसेंट जो दवाएं हमारी होती हैं, 50% समझ लीजिए कि हमारी जो होती हैं ब्लड में जाती हैं। पर जो आईवी होता है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जिक्र है मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन। जब हमारा कोई ड्रग सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है तो बहुत रैपिड एक्शन शो करता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारा इंजेक्शन भी होता है वो भी एक तरीके का सॉल्यूशन ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम आईवी में पाउडर ले लिए और उसको नस में डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है, वो भी एक हमारा तो सॉल्यूशन होता है, एम्पूल होते हैं, ठीक है। या जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, वाटर में, डिस्टिल वाटर में उसको हम क्या करते हैं, डिजॉल्व कर लेते हैं, उसको अच्छे से डिजॉल्व करके फिर उसको हम सॉल्यूशन बना करके फिर आईवी देते हैं, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज्ड ओरली फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोजेंजस पढ़ा था, जो कि ये भी क्या कर रही थी, हमारी जब तक खांसी उसी में कफ रिलीफ में ही काम करती थी। लेकिन ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, जो लिंक्टस दे दिया है, इसका आंसर क्या है, लिंक्टस। तो इसको हम समझते हैं कि लिंक्टस है क्या। देखिए, जबकि बता दिया गया कि क्या होता है, विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ापन होता है इसका, ठीक है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में इसका लिक्विड प्रिपरेशन होता है। ये यूज कैसे होता है, ओरली फॉर रिलीफ ऑफ कफ। इसको हम कैसे ओरली यूज करते हैं, ठीक है, यानी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, तो ये रिलीफ ऑफ कफ, ये हमारे कफ को रिलीव करता है। लेकिन ये किस फॉर्म में है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है। और जबकि देखिए लोजेंजस था हमारा, ये भी क्या करता था, ये भी हमारा कफ ही रिलीव करता था, पर ये क्या था, ये सॉलिड डोजेस फॉर्म है और ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे लिंक्टस सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डोजेस फॉर्म फॉर द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर अंडर द स्किन। ऐसी कौन सी डोजेस फॉर्म ड्रग है जिसको हम स्किन के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं और उसको क्या कहते हैं। तो जानते हैं, जब हम कोई भी ड्रग अगर स्किन से रिलेटेड आ जाए तुरंत तो समझ जाइए क्यों क्या है, सबक्यूटेनियस के बारे में कहना चाह रहा है, ठीक है। अंडर द स्किन कर रहा है, ठीक है, तो अंडर द स्किन हम सबक्यूटेनियस ही तो ड्रग देते हैं,
सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, सबक्यूटेनियस ड्रग दे देते हैं, ठीक है। इसको हमारे क्या होते हैं, अंडर द स्किन एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ओटिक डोजेज फॉर्म। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ओटिक में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ओटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमारे जो ओटिक होते हैं वो रिलेट करता है, ओटिक मीन्स होता है ईयर, अगर ऑप्थेल्मिक मीन्स होता है आई। अगर कहीं पर ऑप्थेल्मिक वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है, तो हमें समझ आएगी ऑप्थेल्मिक मतलब ई आई, ऑप्थेल्मिक मतलब आई, कि हमारा ये आई से रिलेटेड करता है, ठीक है। और ओटिक वर्ड कहीं अगर यूज होता है तो हमें समझ जाना चाहिए ओटिक मतलब ईयर यानी कान से संबंधित है, और ऑप्थेल्मिक आँख से संबंधित है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ओटिक डोजेस फॉर्म, मतलब ओटिक डोजेस फॉर्म से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए इसको हमने अच्छे डिटेल में लिखा है, ओटिक डोजेस फॉर्म आर द ड्रग एडमिनिस्टर थ्रू द ईयर। देखिए ईयर आया ना, कि जो हमारे ओटिक डोजेस फॉर्म होते हैं या ओटिक ड्रग्स होते हैं उसको हम ईयर में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखेंगे, पाउडर दैट आर डिजाइन फॉर एक्सटर्नल यूज एक्टिंग एज द थेरेप्यूटिक लुब्रिकेंट और प्रोटेक्टिव आर नोन एज। कह रहा कि जो पाउडर होते हैं हम इसको ऐसे डिजाइन एक्सटर्नली यूज के लिए डिजाइन करते हैं, और ये जो इसके एक्टिंग होता है वो क्या करता है, थेरेप्यूटिक है, लुब्रिकेंट है, ठीक है, और प्रोटेक्टिव होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे जो होते हैं ये होते हैं डस्टिंग पाउडर, ठीक है। डस्टिंग पाउडर जो हम लोग एक्सटर्नली यानी स्किन पर यूज करते हैं, खुजली में यूज करते हैं, या तो कुछ दाग धब्बे हो गए उसमें यूज करते हैं, ठीक है। मतलब स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जियों में ही ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डस्टिंग पाउडर होते हैं। एग्जांपल में जैसे कैंडीड हो गया, क्लोसिप हो गया, ये मार्केट में ब्रांडेड नाम है पाउडर के, डस्टिंग पाउडर भी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसका जो हमारा साल्ट होता है क्लोट्रीमाजोल, क्या होता है, क्लोट्रीमाजोल ही हमारा साल्ट होता है, 2% to 1% इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डस्टिंग पाउडर, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट प्रिपेयर, मतलब जो हमारे इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट थी ये कब प्रिपेयर की गई थी, तो हमारे ये 1946 में प्रिपेयर किया गया था। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया स्टार्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो जो हमारा फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया थी, ठीक है, वो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग मतलब किसके अंडर में, जो हमारा ये फर्स्ट था वो किसने स्टार्ट किया था, जो हमारा ये फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया था वो किसने दिया था और किस सन में दिया था, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसेस जो था वो RN चोपड़ा जी ने दिया था, ठीक है। इन्होंने ही फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश स्टार्ट किया था, पब्लिश किया था, तो किनके चेयरमैनशिप में था, वो RN चोपड़ा जी की चेयरमैनशिप में था, ठीक है। किस सन में दिए थे, 1944 में इन्होंने दिए थे, ठीक है। और इसके जस्ट 10 साल बाद 1955 में हमारा फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, ठीक है, जिन्होंने डॉक्टर BN, ठीक है, डॉक्टर BN मुखर्जी जी, BN घोष, सॉरी, डॉक्टर BN घोष जी के चेयरमैनशिप में हुआ था। लेकिन ये भी हमारा फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, लेकिन ये स्टार्टेड अंडर चेयरमैन, ये जो एक्चुअल प्रोसेस पब्लिशिंग था स्टार्ट किया था इन्होंने किया था, RN चोपड़ा जी ने, ठीक है। इन्होंने तो स्टार्ट किया था ना, वो तो बाद में 10 साल बाद उसको पूरा शोध उध करके इन्होंने डॉक्टर BN घोष जी ने पब्लिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, जो हमारा थर्ड एडिशन था वो किस सन में पब्लिश किया गया था, तो 1985 में, किसकी चेयरमैनशिप में, डॉक्टर नित्यानंद जी के, ठीक है। तो ये 1985 में थर्ड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूएसपी पब्लिश्ड? जो हमारा फर्स्ट यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1820 में। ठीक है, करेक्ट है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मार्टिंडेल फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर? जो हमारा विलियम मार्टिंडेल यानी जिसको हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बोलते हैं। ठीक है, इसी तो हम एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बोलते हैं। ये देखिए दो टाइप से क्वेश्चन बन गया। पहले हम लोगों को पूछा था कि विच इज एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, मतलब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया किसे कहते हैं? मार्टिंडेल को कहते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्टिंडेल फर्स्ट पब्लिश्ड इन ईयर, कि मार्टिंडेल जो था वो किस ईयर में पब्लिश्ड हुआ था? तो हमारा 1883 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखेंगे। द फोर्थ एडिशन ऑफ द ब्रिटिश फार्माकोपिया यानी जो हमारा बीपी था वो कब रिलीज हुआ था? तो ये 1898 में हमारा फोर्थ एडिशन रिलीज हुआ था या पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन, और इस सेशन का, इस टॉपिक का, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स के जितने टॉपिक थे इन सबका ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, या फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को शुरू में ही जब हम लोग एडमिशन लिए होंगे या डी फार्मा या बी फार्मा या एम फार्मा, तो हमसे पूछा जाता है कि जो हम फार्मेसी करने आए हैं, ठीक है, सब लोग फार्मेसी किए हैं, ठीक है, तो उसके फादर ऑफ फार्मेसी कौन है? ठीक है, किन्होंने फार्मेसी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, किसने फार्मेसी को सबसे पहले लाया था? किसके दिमाग में ख्याल आया कि हाँ फार्मेसी नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए, उसकी भी एक एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, वो भी एक शिक्षा संस्थान बने जहाँ पे लोग आकर के फार्मेसी यानी ड्रग व्रग के बारे में पढ़ें। ठीक है, जैसे हम लोग को होता है ना बायोलॉजी में कहते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु जी को। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनिकल किसे कहते हैं? तो ऐसे ही फादर ऑफ फार्मेसी में भी एक थे जिन्होंने ये एजुकेशन इंडिया में लाया था। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंडिया? मतलब जो हमारे भारत के शिक्षा विभाग में फार्मेसी थी, उसको फादर ऑफ फार्मेसी कौन थे? उसके फादर यानी उसके जनक, उसके पिता कौन थे फार्मेसी के? तो प्रोफेसर एम.एल. स्क्रॉब भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इनका पूरा नाम है महादेवालाल स्क्रॉब। ठीक है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया? तो आंसर क्या है? प्रोफेसर महादेवालाल स्क्रॉब, जिसको एम.एल. स्क्रॉब भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, उसका फीडबैक हमें ज़रूर दें। और जिस टॉपिक को आपको समझ ना आया है, जो टॉपिक को आपको पढ़ना, वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। जो चीज़ ना समझ में आई है वो भी हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज का बस सेशन ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।